चलें। हाँ जी, मैं बता रहा था आप सबको कि ये 50% वेटेज की ये असाइनमेंट है जिसकी 2 या 3 या 1 मिस हो चुकी है। तो उसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि वो इस असाइनमेंट को अच्छे से सबमिट करे बना के। अपने माइक ऑफ कर दीजिए राफिया। तो उसका आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि आप पास आउट कर जाएंगे अच्छे नंबरों से। सेकेंडली, इसमें 23 मार्क्स लेने कंपल्सरी हैं। जिस स्टूडेंट के इस असाइनमेंट में 23 से कम मार्क्स आए वो फेल हो जाएगा, लाइक वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस पूरी जो है ना वो कोर्स को। लिहाजा ये मैंने सेशन इसलिए स्टार्ट किया था, यहाँ ऑर्गेनाइज करा था कि आप लोगों को मैं बता सकूं आपने अपने जो फर्स्ट पेजेस है जिनको हम प्रीलिमिनरी पेजेस बोलते हैं वो कैसे बनाने हैं, अपने थीसिस की फॉर्मेटिंग एपीए के अकॉर्डिंग कैसे करनी है, आपने रेफरेंसेस कैसे लिखने हैं, और अगर किसी की कोई क्वेरी हुई तो हम उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अपने सेशन के बाद। आज का सेशन हम कोशिश करेंगे कि 1.5 जो है ना 1 घंटे के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लें। एनी हाउ अगर कोई 5-10 मिनट ऊपर भी हो गए तो वी विल मैनेज अवर टाइम। तो आज सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एपीए बेसिकली है क्या। तो एक चीज, एपीए एक स्टाइल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, जिसको हम एपीए बोलते हैं, ये उसकी एब्रिवेशन थी। उन्होंने सबने कलेक्टिवली मिलके बैठ के, जिस तरह सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स साइंस सब्जेक्ट्स में मतलब जो ना मुतारिफ करवाया गया, इसी तरह सोशल साइंसेज के अंदर कोडिंग करने के लिए, रेफरेंसेस देने के लिए, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इन लोगों ने एक रेफरेंस का स्टाइल दिया कि जब भी कोई बंदा सोशल साइंसेज के अंदर अपना मास्टर करता है, एमफिल करता है, थीसिस लिखता है, आर्टिकल लिखता है, तो उसके रेफरेंसेस कैसे लिखेगा, उसका टेक्स्ट किस फॉर्म में किस स्टाइल में लिखेगा, उसका जो बॉडी का स्टाइल क्या होगा, साइज क्या होगा, हेडिंग कैसे देगा, वो सारी गाइडलाइन जिस बुक के अंदर अवेलेबल है उसको एपीए मैनुअल बोला जाता है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा प्रीलिमिनरी पेजेस के साथ। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और वीयू का फॉर्मेट भी आपको पता है, लेकिन मैं आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट शेयर करूंगा। जो मोहम्मद शकील को वॉइस नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? जी सर, आ रही है। चलो शकील शकील साहब आप रिज्वाइन करें जरा, लीव करके मीटिंग, ताकि आपको आवाज अच्छे से आ जाए। ओके फाइन। तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी पेजेस में आपको दिखाऊं बनाते कैसे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट। उधर जिधर जस्ट आपने लोगो चेंज कर देना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम है। लेकिन एक और चीज भी है, आप लोग प्रीलिमिनरी पेजेस कैसे बनाने हैं, EDUA 630 कोर्स के LMS में ओपन करेंगे आप, फिर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन के अंदर एक पूरा थीसिस पड़ा हुआ है, पूरी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। उससे भी आप हेल्प आउट ले सकते हैं कि किस तरह आप करेंगे। ये लें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं आपके, लाइक जिस तरह आपने टाइटल पेज बनाना है, आगे आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स की ये सारी चीज़ें मिस होती हैं, फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते, फिर वो चीखते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि फॉर्मेटिंग और बाकी वो लाइबिलिटीज़ को भूल चुके हैं। सबसे पहले आप अपना जो है वो लिखेंगे टॉपिक। अब इसको मैं अगर वर्ड में खोलूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब आपको स्क्रीन नजर आ जाए तो मुझे बताइएगा। जी सर, नजर आ रही है। ओके जी, ये ले जी, ये है प्रीलिमिनरी पेजेस। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक लिखना होता है, ये देख लें। साथ साथ आप वो वर्ड की साइज और स्टाइल में भी जाना है आपने। मैंने जो टॉपिक लिखा वो टाइम्स न्यू रोमन के अंदर था, उसकी जो है 18 साइज है। और उसके बाद ये देखिए ना आप, ये वाला कि सेंट्रलाइज्ड मैंने किया हुआ है इसको, और इसके अंदर स्पेसिंग देख लें कितनी है, 1 है। टाइटल के अंदर 1 की स्पेसिंग होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद आपने इधर
मास्टर थीसिस लिख दें, अपना बीएड थीसिस लिख दें, जो भी है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने कि किस बंदे ने लिखी है, बाय जो आपका नाम है रेहान अहमद है या आपका राशिद है, कोई भी नाम है तो आपने वो लिख देना है और साथ में अपना स्टूडेंट नंबर लिख दें। फिर आपने इधर यूनिवर्सिटी का लोगो डालना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, और नीचे आपने ये लिख देना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और नीचे आपकी डेट आ जाएगी जो भी आपको सबमिट करेंगे वो वाली। उसके बाद सेकंड पेज भी आप इसी तरह बनाते हैं सेम स्टाइल में। साइज इसका भी 18 होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा, बोल्ड होगा, टाइम्स न्यू रोमन में होगा। फिर अगेन आपने लिखना है बाय, अपना नाम लिखें, अपना स्टूडेंट नंबर लिखें, और एंड सुपरवाइजर आपका जो है उसका नाम लिखें। फिर आपने साथ अपना लोगो डालना है और एंड पे अपना बताना है कि ये थीसिस जो आप सबमिट कर रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, कि फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द बीएड डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और नीचे जून या जुलाई या अभी मार्च चल रहा है तो मार्च 2021 आप सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा मिसिंग चीज स्टूडेंट्स के सामने आती है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं आपको बताऊं एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। बेसिकली ये एक प्री समरी होती है। जो बंदा पूरा एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेता है उसको पता चल जाता है कि आपके पूरे थीसिस में क्या क्या है। अब मैं आपको जो है ना कुछ चीजें इधर बताने लगा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त आपने कौन सी चीजें अपने माइंड में रखनी है। और एक मिनट, सॉरी, मुझे एक कॉल लेनी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, आई एम इन सेशन, आई विल कॉल यू लेटर, राइट बैक प्लीज। ओके ओके ओके। अल्लाह हाफिज जी। तो मैं आपको ये लिखना सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। मैंने बताया कि ये आपकी समरी होती है, वो आपने लिखनी होती है बेसिकली। साइज मैंने इसका टाइम्स न्यू रोमन, साइज इसका 14 होगा, बोल्ड होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। जो नेक्स्ट होगी उसको एपीए के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे, बॉडी को उसको 12 साइज होगा, अनबोल्ड होगा, 4.5 इंटेंड करना होता है, 0.5 आपने हर पैराग्राफ स्टार्ट जब होता है इंटेंड करना होता है, और वो आपने था। मैंने अपने थीसिस का जब लिखा तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये जो स्टडी कंडक्ट की थी उसका पॉलिटिक्स मेजर करना चाह रहा था, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। साथ ही मैंने अपना मेथड बता दिया। फिर मैंने अपना कुज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बता दिया। फिर मैंने अपना जो है ना पॉपुलेशन बताई, 6th ग्रेड स्टूडेंट्स। फिर मैंने अपनी सैम्पलिंग टेक्निक बताई जो नॉन रैंडम कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी। फिर मैंने उन्हें थे 6th ग्रेड के। फिर मैंने उनको बताया, सॉरी एक चीज़ मिस कर गए, कि आप अपने डाटा किससे कलेक्ट किए है। सैंपल साइज के बाद आपने बताना है कि आपके क्वेश्चनर्स कौन कौन से थे, आपने खुद डेवलप किए हैं, आपने किसी ऑथर के अडॉप्ट किए हैं, तो वो आपने उनके नाम विद रेफरेंस लिखना होता है, जो कि ये देखें मैंने शो किया हुआ है। मैंने 2 टूल्स यूज़ किए थे। पहला टूल लिखा मैंने, वो जो ऑथर था उसका नाम लिखा, साथ में उसके अंदर कितनी स्टेटमेंट थी वो लिखी, उसके अंदर कितने मेरे कंस्ट्रक्ट थे, या उसको हम बोलते हैं सब पॉइंट्स कितने थे, मैंने वो लिखे। फिर मेरा सेकंड स्केल है, मैंने उसकी बात की। अगर आपने वैलिडिटी रिलायबिलिटी का जिक्र करना है डेट्स फाइन, नहीं तो यहाँ ज़रूरी नहीं होती। फिर आपने डाटा एनालिसिस टेक्निक्स बतानी होती हैं। डाटा एनालिसिस टेक्निक के बाद आपने बताना होता है कि आपकी मेजर फाइंडिंग्स क्या है। देखना मैंने बताया कि उसका क्रॉनबैक अल्फा होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कितनी है मैंने आप लोगों को निकालनी सिखाई थी, वो आप रिलायबिलिटी बता देंगे 1-2 लाइन में। फिर आप बता देंगे कि आपकी मेजर फाइंडिंग्स क्या आई। तो वो मेजर फाइंडिंग्स आने के बाद आपने एंड पे अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। रिकमेंडेशन देने के बाद आपने कीवर्ड यूज करते हैं। कीवर्ड क्या होता है कि आपने जो भी काम किया उसके अंदर मेजर फोकस आपका किन चीज़ों के ऊपर था। जैसा कि मेरी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी वो थी कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो मैंने मेजर क्या किया, एटीट्यूड और एकेडमिक अचीवमेंट, ये मेजर मेरा एम्फेसिस था थीसिस के अंदर, तो वो मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे लिख दिए। इस तरह आप सबने टाइटल पेज बनाने के फौरन बाद अपना एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट करना है। इट्स फाइन,
कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों के, या वैसे बस जी, ऊपर ऊपर से बिल्कुल गुजर रहा है बिल्कुल फिलहाल? बिल्कुल नहीं यस सर, सर, समझ आ आ रहे रही है। समझ। चलें, अगर जब मैं पूछता हूँ तो कुछ रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि डायरेक्शन भी बनी रहे और पता चले कि हम कुछ चीज लर्न भी कर रहे हैं कि नहीं। ओके फाइन, तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन बाय स्कॉलर, यानी कि आपने पता है जिसे हम बोलते हैं कि ये जो थीसिस मैंने लिखा है, मैंने मेहनत करके लिखा है, मैंने ये टॉपिक लिया, तो ये आपने लिखना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। या कहीं से भी आपको जो है ना वो जो थीसिस पढ़ा हुआ है ना LMS की, जो कोई इशू नहीं, नीचे नाम अपने चेंज कर लेना, ये ना हो नाम भी एक ही भेज दें। फिर अपना आपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये लिख के भेजना। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय सुपरवाइजर, कि जो आपका सुपरवाइजर है उसके लिए ये आप 4-5 लाइनें लिखते हैं, वो आपको आपने बताना होता है कि मैंने इसके साथ काम किया, इस टॉपिक पे काम किया। नीचे आप उसका नाम, उसके डेजिग्नेशन, वो चीजें लिख देते हैं। ये आपके काम की नहीं है अप्रूवल शीट। एक्नॉलेजमेंट, तो जिन ने आपकी कोई हेल्प आउट किया, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर, या किसी ने भी आपको थीसिस को कंप्लीट करने के लिए जो हेल्प आउट किया, आपने एक एक्नॉलेजमेंट पेज लिखना होता है, ये जो मैंने आपको शो किया। तो ये था प्रीलिमिनरी पेजेस। दोबारा से मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दूं। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज की स्पेसिफिकेशन क्या है कि टाइटल 18 साइज का बोल्ड होना चाहिए, 1 स्पेस होनी चाहिए और सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ये दिखाया, आपने अपने थीसिस, फिर बाय, फिर लोगो, फिर एंड पे अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम लिखते हैं आप। सेकंड पेज में अपने सुपरवाइजर का जिक्र करते होते हैं आप, और बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम लिखते हैं। तो ये मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की एक चीज याद रखें, और कंफ्यूज हो जाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट किस सेंटेंस में लिखना है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, वो बेसिकली आपकी पूरी स्टडी होने के बाद लिखा जाता है, इसलिए ये पास्ट टेंस के अंदर सारे आप लिखेंगे। कैसे कि द पर्पस ऑफ माय स्टडी वाज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर जॉब कमिटमेंट एंड टीचर जॉब सेटिस्फैक्शन। फॉर दिस पर्पस I used quantitative research method and design was correlation in nature. The population of my study was government school teachers, young government secondary school teachers, and the sampling technique to select my sample was random sampling technique. इस तरह आपने सारे नीचे तक आते जाना है। इस तरह आपका एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। ये उसके 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, तो हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। जी सर क्लियर है। ऑल ओके यहाँ? यस सर। ओके फाइन। अब जी हम चलते हैं, अब हम चलते हैं जी सर क्लियर है। ये देखें जी, इस तरह आपने चैप्टर की हेडिंग देनी होती है। आपने देख लिया पेज नंबर किधर लगा हुआ है। मैं पेज नंबर लगाने का आपको तरीका बता दूं। ये जो है ना ऊपर वाला आपका हिस्सा पेपर का, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना, तो ये हेडर और फुटर वाला ये खुल के आ जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, जस्ट सिंपल सी बात है, ये पेज नंबर ये नजर आ रहा है सबको? यस सर। ये पेज नंबर पे क्लिक किया, टॉप ऑफ द पेज के ऊपर आपने अपने कर्सर को लेके आए, तो ये 3-4 स्टाइल होती हैं। तो आपने ये जो इंतहाई 30 नंबर वाला होता है ना, या जो लेफ्ट साइड पे आपके नंबर शो करे, उसको क्लिक कर देना है। तो ये लीजिए आपके नंबर्स पूरे पेजेस के ऊपर आ जाएंगे। फिर आपने इसको भी टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, इसका साइज 12 करना है आपने, हेडर्स का भी, और टाइम न्यू रोमन्स में लिखना है, और फिर कंट्रोल एस कर देंगे, तो आपके सारे पेजेस देखेंगे ना, उनके ऊपर ये नंबरिंग आ जाएगी। सबसे पहले तो काम करने से पहले आपने ये नंबरिंग लगानी है। नंबरिंग लगाने के बाद आपने चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया अपना। चैप्टर 1 ये देखिए मैंने कैसे लिखा है, इसका साइज 16 है, कैपिटल है, बोल्ड है और सेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद पहले चैप्टर का नाम होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर पहला होते ही थीसिस के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है। उसका साइज 14 है, कैपिटल है, बोल्ड है और दरमियान में, वो आपके सामने शो हो रहा है। अब आप देखिए पीए का स्टाइल क्या होता है कि जब आप पहला पैरा स्टार्ट करते हैं या कोई भी पैराग्राफ न्यू स्टार्ट करते हैं, तो उसको आपने कितना एक्सटेंड किया होता है। ये देखो मैं टैब दूंगा तो 0.05 सॉरी 0.5
जो है ना वो स्पेस आ जाएगी इंचेस के अंदर, या उसको एक टैब भी आप बोल सकते हैं, तो वो आपने एक्सटेंड करना होता है पहला पैराग्राफ। इस तरह नीचे है, मैं आपको सेकंड पैराग्राफ दिखाता हूँ, ये देखें वो भी जो है ना स्टार्ट हुआ पड़ा है एक टैब के साथ, तीसरा पैरा, इस तरह 100 जितने पैराग्राफ्स होंगे आपके वो एक टैब के साथ आपने उनको एक्सटेंड करना है। ये एपीए का फॉर्मेट है। उसके बाद इससे पहले मैं आपको कोई चीज बताता चलूं कि आपने पेज का जो है ना वो साइज क्या रखना है। आपने अपने पूरे जो आपका थीसिस होगा उसको कंट्रोल ए करना है, पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट में जाने के बाद मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है, और मार्जिन के ऊपर जाके आपने कस्टम मार्जिन पे चले जाना। कस्टम मार्जिन को जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक चीज ओपन होके आ जाएगी, ये देखिए आपने टॉप रखना है 1, बॉटम भी 1, राइट भी 1, लेकिन जो लेफ्ट है ना वो 1.5 रखना है आपने। जब आपकी ये वाली मेजरमेंट आ जाएगी देन आपने मल्टी पेज नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, यहाँ पे नॉर्मल और ओके कर देना है। तो आपका जो एक स्टाइल है ना थीसिस का वो अकॉर्डिंग टू एपीए आना शुरू हो जाएगा। क्या किया मैंने, सबको कंट्रोल ए किया। साइज क्या है, लेटर है या A4 है? पेज साइज A4 होना चाहिए हमारा। जी जी वही अभी बताने लगा हूँ, पहले मैंने आपको मार्जिन का बता दिया। मार्जिन की समझ आ गई ना सबको। कंट्रोल ए किया, पेज लेआउट में गए, मार्जिन में गए, कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट किया और बॉटम 1, राइट 1, टॉप 1 और लेफ्ट 1.5 करके ओके किया तो ये मार्जिन सेट हो गया। उसके बाद बात करते हैं पेज साइज की। पेज साइज विल बी A4, ये वाला, ये देखिए ये आपने A4 सिलेक्ट कर दिया तो वो आपका सारा पेज क्या हो जाएगा, A4 के फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी जो हेडिंग्स है ना जितनी भी मेजर हेडिंग, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इनका साइज होगा 16, ये होंगे सेंटर में, ये होंगे कैपिटल, ये होंगी बोल्ड। उसके बाद जितनी भी हेडिंग आती हैं चैप्टर नेम्स के अलावा, इस तरह चैप्टर नेम आएगा ना, पहले मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 बता दिया। इसके बाद चैप्टर के नेम आते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी, चौथा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पांचवा होता है आपका समरी, और उसके बाद फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, डिस्कशन, रेफरेंसेस, ये वो। तो वो 5 चैप्टर। इन चैप्टर्स की हेडिंग भी क्या होगी, ये ऐसे 14 साइज होगा, कैपिटल होगा और सेटलाइज्ड होगा। तो आपने ये लिखना है। उसके बाद बाकी जितनी भी इंटरनल हेडिंग्स आती हैं वो सारी 14 होंगी, टाइम्स न्यू रोमन में होंगी, और उनके ऊपर आपने किसी किस्म की भी 16, 14 या कैपिटल नहीं लिखना, बल्कि नॉर्मल टेक्स्ट में लिखना है, सेंटेंस टेक्स्ट उसको बोला जाता है। उसके बाद जितनी भी आपकी बॉडी है, यानी कि ये बॉडी होती है ना, इसको बॉडी बोलते हैं, ये वाली। आप ये देखिए ना, मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन है, साइज 12 है और लेफ्ट अलाइनमेंट है। आपके पूरे थीसिस की अलाइनमेंट लेफ्ट होगी। सिर्फ प्रीलिमिनरी पेजेस में मैंने आपको बताया जो लोगो सेंटर में होगा, टॉपिक सेंटर में होगा, और आपका नाम सेंटर में होगा, रोल नंबर सेंटर में होगा, सुपरवाइजर का नाम सेंटर में होगा। उसके अलावा जब आप चैप्टर्स पे आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तब आपकी सारी अलाइनमेंट लेफ्ट होगी और आपका मार्जिन 1.5 लेफ्ट से बाकी 1, 1 होगा। आपका साइज 16 होगा। चैप्टर नेम की हेडिंग का से किस तरह, बाकी जो आपका बॉडी टेक्स्ट है और सारे हर पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपने एक टैब दे लेनी है, जो जिधर मैंने अपना कर्सर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी देता हूँ कि हेडिंग्स अगर टेक्स्ट के अंदर आती हैं तो वो कैसे लिखते हैं। ये देखिए ना, अब ये मेरी एक नॉर्मल हेडिंग आ गई थी, ये देखिए सिंपल। मैंने इसको क्या किया, और जब भी हेडिंग लिखते हैं ना, अगर हेडिंग में एक से ज्यादा वर्ड आ रहे होते हैं तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, तो मैंने इसका हर एक जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा है।
साइज इसका भी देख लें आप 14 है। मैं ये जरा माउस कनेक्ट कर लूं तो आपको दिखाता हूं जरा। ये देख साइज 14 टाइम्स न्यू रोमन, लेफ्ट अलाइनमेंट और कैपिटल, सॉरी बोल्ड। ये देखें इस तरह आपने करना है। ये सारा ऐसे चलता जाएगा। नए पैराग्राफ के ऊपर आपने एक्सटेंड करना है। और जो इम्पोर्टेंट बात, सबको कंट्रोल ए करके आपने इधर से ये वाला सिलेक्ट करना है, लाइन स्पेसिंग। ये सब की 2 ही रखनी है आप। 2.0 आपकी क्या होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए 2.0। ये देखें मेरे पास ये, मैं अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ इसकी लाइन स्पेसिंग कितनी है, ये आपके सामने शो हो रहा है ना 2.0। सबके अंदर 2.0 की आपने स्पेस रखनी है। इसी तरह डबल हो जाएगी। जो प्रीलिमिनरी पेजेस से अलहदा दिखाए हैं, और ये जो मैं आपको चैप्टर 1 2 3 4 5 दिखा रहा हूँ, ये अलहदा दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्रीलिमिनरी पेजेस चले, मैंने आपको गाइड कर दिया ना कि आपने जो प्रीलिमिनरी पेजेस हैं उनको पहले वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वो फॉलो करना है। ये मैं आपको सारा टेक्स्ट का बता रहा हूँ। प्रीलिमिनरी पेजेस एक अलहदा फॉर्मेट के ऊपर होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना, एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी आपकी 2 होगी। लिखने के जो राइटिंग होगा, जो राइटअप होगा आपका, इसको राइटअप बोलते हैं, ये सारा राइटअप 2 होगा। हर हेडिंग जो है ना आपकी, उनके दरमियान भी 2 का ही स्पेस होगी। ये देखिए हर चीज, सिर्फ मैंने वो टॉपिक के अंदर बताया था कि टॉपिक के अंदर जस्ट 1 होगी, क्योंकि वो एक से ज्यादा 18 साइज होता है, फिर टॉपिक लंबा होता है, तो जब आप 2 स्पेसिंग करते हैं तो वो थोड़ा awkward लगता है, इसलिए उसमें 1 होती है, बाकी सब में 2 होती है। ये देख लें। चलें जी आगे चलते हैं। ये इसी तरह आपका थीसिस चलता रहेगा, आपकी नई नई हेडिंग्स आती जाएंगी और उनका साइज 14 ही होगा। जिस तरह ये देखिए, थीसिस करना तो एक बड़ा काम है जिसमें आपको रैशनल देना होता है आपकी स्टडी का। वो अभी हम चीजें डिस्कस नहीं कर रहे। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो भी है इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। फिर सिग्निफिकेंट, मैं आपको चैप्टर की सीक्वेंस बता रहा हूँ। जब आपने अपना थीसिस की रिपोर्ट भेजनी कैसे है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका। इंट्रोडक्शन के बाद आपका स्टडी का पर्पस या रैशनल होना चाहिए। रैशनल के बाद आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होनी चाहिए कि आपने अपनी स्टडी का टॉपिक कहाँ से उठाया, किया। तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? अगर नल है तो नल आएंगे रिसर्च क्वेश्चंस है तो रिसर्च क्वेश्चन। होगा। अभी तो मैंने आपको प्रीलिमिनरी पेजेस बनाने सिखाए, फिर मैंने आपको फॉर्मेटिंग बता रहा हूँ कि साइज क्या होगा हेडिंग का, स्पेसिंग कितनी होगी, मार्जिन क्या होगा, साइज क्या होगा, वो चीजें अभी हम बात करेंगे। इसके बाद उसके बाद रेफरेंसेस पे, रेफरेंसेस के ऊपर बात करने के बाद मैं आपको फाइनल रिपोर्ट बताऊंगा। ठीक है जी सर, ठीक है। एक सीक्वेंस में चल रहा है ना। आप पर किसी को क्या पता कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो आपने सारी हेडिंग्स डाली हैं वो कहाँ से आएंगी, इसलिए इन सबको ये हेडिंग्स भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, उनका स्टाइल भी दिखा रहा हूँ, उनके साथ पेज नंबर्स भी दिखा रहा हूँ, सारी चीजें मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ। बस सब्र रखिए और बस लर्न करते जाइए, जो डिफिकल्टी है वो पूछते जाइए। चलिए इसी तरह आपका सेकंड चैप्टर चलता रहता है, फिर आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह चैप्टर 3 भी वही प्रोसीजर सेम होता है इसका। तो उसके बाद आपने
सबसे पहले अगर किसी का फिलोसॉफिकल पैराडाइम है तो वो लिख ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जो मेजर चीज है वो रिसर्च डिजाइन है आपका। आपने रिसर्च डिजाइन लिख लिया, फिर आपने अपनी पॉपुलेशन अलहदा हेडिंग में लिखनी है, और सैम्पलिंग टेक्निक या सैंपल ऑफ द स्टडी वो अलहदा लिखना है। मेरी तो स्टडीज नहीं से तो मैंने इकट्ठा लिखा हुआ है, आपने अलहदा लिखना है। फिर उसके बाद आपका आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बोलते हैं आपके क्वेश्चनर्स को। वो क्वेश्चनर्स का आपने बताना है, ये नाम था क्वेश्चनर का, ठीक है, ये ऑथर था उसका, उसके अंदर इतनी स्टेटमेंट्स थी, और उसकी रिलायबिलिटी ये थी कि जो पहले यूज हुआ है लोगों ने किया या नहीं किया था, तो मैंने खुद बनाया, मैंने खुद चेक की है, उसकी रिलायबिलिटी कुछ यूं आई है, वो आपने लिख देना। उसके बाद आपने डेटा एनालिसिस लिखना है। पहले आपने सबसे पहले क्या लिखा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, फिर रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के बाद आपने लिखा जी आपकी पॉपुलेशन क्या थी, फिर आपने सैम्पलिंग टेक्निक की हेडिंग दे के लिखना है, फिर आपने सैंपल साइज का बताना है, फिर आपने डेटा एनालिसिस का बताना है। और इसके अंदर ये देखे ना सारे, मैंने रिलायबिलिटी निकाली, फिर मैंने बताया जी उसको अपने थीसिस को एनालिसिस करने के लिए मैंने टी टेस्ट लगाया, फिर मैंने बताया मेरे सिर्फ टी टेस्ट लगे हुए थे, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने इंडिपेंडेंट नहीं पेड सैंपल टी टेस्ट लगाया। आपने इंडिपेंडेंट टेस्ट लगाए होंगे, नोवा लगाया होगा, वो सारे आपने यहाँ लिखने होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एथिकल कंसिडरेशन। इसमें आपने ये लिखना है कि मैंने ड्यूरिंग रिसर्च जो डाटा कलेक्ट किया वो प्रिंसिपल और दूसरे स्टूडेंट टीचर्स की विलिंगनेस के साथ किया, और इस डेटा का जो रिजल्ट आएगा मैं बात रिसर्च पर्पस के लिए यूज करूंगा या करूंगी, और कोई भी हार्मफुल रिएक्शंस या एक्शन मेरे इस रिसर्च की बेस पे नहीं होंगे। ये आपने लिखना होता है। उसके बाद आपका चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 4 जब स्टार्ट हो जाएगा, उसकी हेडिंग है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। वो लिखने के बाद आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होगा, जो हाइपोथेसिस होगा, पहले आपने वो लिखना है, फिर आपने टेबल की हेडिंग देनी है, फिर आपने वो इस तरह टेबल बना लेना है। ये देखे ना, ये आपका पूरा टेबल आ जाएगा, और एक पेज पे एक टेबल और एक ही उसकी इंटरप्रिटेशन आएगी। फिर नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन, उसका टेबल और साथ में उसकी इंटरप्रिटेशन। फिर आपने नेक्स्ट चले जाना। इसी तरह आपका टिल जितने टेबल्स बनेंगे या हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन थे, आपने वो ऐड करते जाने। इसी तरह करते करते आपके सारा एनालिसिस आ जाएगा, और अब बारी आ जाती है एट द एंड आपके पास चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 की हेडिंग ये होती है समरी, फाइंडिंग, कंक्लूजन, डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन। सबसे पहले आपने समरी लिखनी होती है। जिस बच्चे को वो एब्स्ट्रैक्ट लिखना आ गया ना, उसके लिए समरी कोई काम ही नहीं है। वही सारी चीजें समरी के अंदर भी आती हैं। अपने हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो आप, रिसर्च मेथड बताते हो, और उसके बाद पॉपुलेशन बताते हो, फिर उसके बाद डिजाइन बताते हो आप, उसके बाद अपने इंस्ट्रूमेंट बता रहे होते हो आप, और फाइनली उनके जो एक दो फाइंडिंग आती है मेजर, वो आप लिख देते हो। फिर हर एक जितने आपके रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च हाइपोथेसिस होते हैं ना, उन सब की फाइंडिंग आप अलग लिखते हैं। ये देखिए, जो इंटरप्रिटेशन कर लिया आपने ना, उसमें से जो फाइंडिंग होती है मेजर, वो आप यहाँ पे निकाल के लिख रहे होते हैं। तो ये सारा आपने क्या किया, अपना एक फाइंडिंग लिख दी। उसके बाद डिस्कशन होती है। डिस्कशन बेसिकली क्या चीज है कि आपने जो रिसर्च की और जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर दूसरे लोगों ने रिसर्च की, उनके साथ आपका क्या मैच हुआ है, आपके रिजल्ट्स डिफरेंट आए हैं या आपके जो है ना कलेक्टिवली सेम रिजल्ट आ गए हैं, वो आपने डिस्कस करना होता है। मोस्ट प्रोबेबली सेम भी आते हैं, डिफरेंट भी आते हैं, तो आपने बताना होता है फलाने बंदे के अकॉर्डिंग तो जनाब ये रिसर्च थी, लेकिन मैंने जब किया तो मेरी स्टडी ने ये बताया कि तुम्हारे रिजल्ट ऐसे हैं, तो मेरे स्टडी के रिजल्ट इस ऑथर से कॉन्ट्राडिक्ट हैं और इस ऑथर से मिल रहे हैं। इसमें आपने ये डिस्कस करना होता है सारा। फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना होता है अपना। कंक्लूजन क्या होता है, बेसिकली जनाब मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च थी मेरी रिलेशनशिप
मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहा था, मैं फैक्ट मेजर करना चाह रहा था, मैं जो है ना वो किसी का इम्पैक्ट मेजर करना चाह रहा था। तो उसका कंक्लूजन ये निकला कि वाकई इसका इम्पैक्ट है या नहीं है, वो आपने लिखना होता है। तो वो लिखने के बाद एंड पे आपने स्टडी की बेस पे अपने रिकमेंडेशंस लिखनी होती हैं। हमेशा रिकमेंडेशंस आपकी स्टडी बेस्ड होती हैं, स्टडी से बाहर हट के आप रिकमेंड नहीं कर सकते। लाइक किसी की जो है ना वो एफर्ट का बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या रिकमेंड करेगा। लाइक मैंने ना कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया, और जब मैंने उस टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया मैंने देखा उनकी लर्निंग के अंदर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और एक दूसरे लर्नर थे जिनको कोई और टीचर पढ़ा रहा था, और वो लेक्चर मेथड या जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे पढ़ा रहा था, और मैंने उनके भी टेस्ट कंडक्ट किए, लेकिन वो बच्चे नॉर्मल रूटीन में एक एवरेज स्कोर कर रहे थे। इसकी वजह से मुझे ये पता चला कि जो बच्चे कोलैबोरेटिव टेक्निक, लर्निंग टेक्निक जो है ना जिसको जिग्सा मेथड बोलते हैं, उसके साथ पढ़ाते हैं, वो ज्यादा एंगेज होते हैं, ज्यादा लर्न करते हैं, ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा नंबर लेते हैं। इसलिए मैंने रिकमेंड क्या किया कि हमारे मैथ्स टीचर्स को कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक से ही पढ़ाना चाहिए। मैंने फर्स्ट रिकमेंड कर दी। सेकंड रिकमेंडेशन मैंने उन्हें ये की कि जो टीचर्स हैं ना वो ट्रेंड नहीं होते डिफरेंट किस्म के टीचिंग मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो लिहाजा जब अगर टीचर्स को, मैं तो ट्रेंड नहीं था कोलैबोरेटिव में, लेकिन मैंने पढ़ के या स्किल्ड को पॉलिश करके ये किया, तो अगर टीचर्स को इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट्स कुछ और बेहतर आएंगे। तो ये मैंने अपनी स्टडी की बेस पे रिकमेंड किया था। इस तरह आप भी अपनी स्टडी की बेस पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और कुछ फ्यूचर रिसर्च होती है जो आपकी स्टडी से तो नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि यार अगला बंदा जो आए ना उसको ऐसे करना चाहिए, जो मैंने मिस की हैं चीजें वो उसको जरूर कंडक्ट करनी चाहिए। जैसे कि मेरी स्टडी में एक्सपेरिमेंट का पीरियड था 3 माह, तो मैं कहता हूँ यार 3 माह नहीं 1 साल होता तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते, तो मैंने एक रिकमेंड कर दिया। फिर मैंने बोला कि जो है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक के 34 मेथड है, मैंने एक यूज किया, दूसरों को चाहिए वो डिफरेंट से पढ़ा के इसको क्रॉस वेरीफाई करें। तो ये फ्यूचर रिसर्च आप बता सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरे आपके चैप्टर्स की फॉर्मेटिंग प्लस उनका स्टाइल प्लस उनकी सीक्वेंसिंग सब कुछ थी। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ये Yes, जो sir. आपकी 3-4 चीजें हैं बिल्कुल एक जैसी हैं। समरी हो गया, फाइंडिंग ऑफ द स्टडी हो गया, डिस्कशन हो गया, उसके बाद कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ये तो ऑलमोस्ट सर सेम चीजें नहीं हो जाएंगी? एग्जैक्टली ये सारी चीजें मिलती जुलती है ना, सीक्वेंस इनका ये बनता है। तो होप्स नहीं सेम चीजें नहीं, ये रिक्वायरमेंट होती है। ओके सर। ये रिक्वायरमेंट है और ये आपने ऐसे ही लिखना होता है। और जिनसे ज्वाइन क्लास नहीं हो रही वो अभी उनको बोले, मैं उनको अलाउ करता हूँ दोबारा आए। अगर होप्सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रीलिमिनरी पेजेस प्लस आपने थीसिस का फॉर्मेट किस तरह बनाना है। अब हम बात करते हैं। सर मैं एक बात पूछूं? वालेकुम जी, पूछिए आप। सर जो उनसे पहले हमने असाइनमेंट्स भेजी हैं 5, वो सारी इसके अंदर ऐड करनी है? और उसको आपने अब इस सीक्वेंस में बना के भेजना। जी सर ठीक है, थैंक यू। ओके, किसी को भी सवाल यहाँ तक है तो बोलिए, फिर हम जा रहे हैं अपने रेफरेंसेस की तरफ। जी सर, कंटिन्यू करें। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा जी, चलें आपको सैम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जब भी हम बात करते हैं रेफरेंसेस की तो 2 तरह के रेफरेंस होते हैं। एक होते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंसेस, एक होते हैं आपके एट एंड रेफरेंसेस। 2 तरह के रेफरेंसेस की हम बात करते होते हैं हमेशा। तो पहले हम बात करेंगे इन टेक्स्ट रेफरेंसेस। इन टेक्स्ट रेफरेंसेस में बेसिकली क्या होता है, जिस तरह ये देखें, मैंने एक स्टडी पढ़ी, उस स्टडी को पढ़ने के बाद मैंने एक ऑथर की बात को कोड किया अपने पैराग्राफ में, तो मुझे उसका रेफरेंस देना है कि मैंने ये बात कहाँ से ली, कहाँ से इन्फर की, या कौन सी रिफ्लेक्शन है, किस ऑथर की है। तो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस में आपने क्या करना है, जब आपकी बात कंप्लीट हो जाए आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उस ऑथर का नाम लिखना है, कोमा डालना है, आगे ईयर लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। एक तो इस टाइप को इन टेक्स्ट रेफरेंसेस बोलते हैं।
और आपने ऐसे ऐड करना होता है, ठीक है। ये देख रहे जिस तरह बात चल रही थी तो मैंने ये किया, लगा दिया। एक कुछ इस तरह के इंटेक्स्ट रेफरेंसेस आते हैं जो पैराग्राफ के स्टार्ट में, ये तो हो गया ना पैराग्राफ के लास्ट में या बात कंप्लीट करने के बाद आपने उसका नाम लिखा। एक होता है बात स्टार्ट करने से पहले ऑथर का नाम लिखते हैं, जिस तरह मैंने एक रिपोर्ट जो है ना पोस्ट की थी अख्तर ने 2017 के अंदर, तो मैंने उस पर कैसे नाम लिखा। बोलने प्लीज, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा बच्चे आपने पहले बोल देना था, अब यस आवाज सर, ठीक हमें आ तो रही पहले है? भी क्लियर थी। अच्छा बच्चे फिर आपके ना इशू होगा माइक का या वैसे हैंड फ्री वगैरह का, तो चेंज करके देख लें। बाकियों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी जी, आवाज़ आप ठीक clear आ है रही है। यस सर, आपकी आवाज कंटिन्यू क्लियर करें है। सर। तो वो मैडम यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चल ज्वाइन कर लें तो हाँ, जिसको मसला आ रहा है वो रिज्वाइन कर ले या वैसे चेक कर ले, होप्स हो उसका क्लियर हो जाएगा। खैर चलें जी, ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि जब बात कंप्लीट हो जाए तब किसी का रेफरेंस देना हो तो ये नाम लिखा, कोमा डाला, ईयर लिखा, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अगर बात स्टार्ट करने से पहले, पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपने किसी ऑथर का रेफरेंस देना तो फिर आप उस ऑथर का नाम एज इट इज लिख के डेट ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये दूसरा उसका स्टाइल हो गया। ये देख लें, पूरा नाम लिखा ऑथर का, ब्रैकेट स्टार्ट की, उसमें ईयर डाला और बाकी अपनी बात कंटिन्यू करनी शुरू कर दिया आपने। एक ये सेकंड स्टाइल है। अब तो ये था अगर आपके पास एक ही हो ऑथर तब आप तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास एक से ज्यादा 2 या 3 ऐसे आ जाए, ये देखिए सेम बात है कि 2-3 बंदों को आपने कोड करना है। बात कंप्लीट करने के बाद, पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आप सेम लिखेंगे, पहले ऑथर का नाम, और ये नाम सारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होंगे। डी पहले आता है, एम बाद में आता है, एस बाद में आता है, क्योंकि जो भी ऑथर 2 से ज्यादा होंगे ना, 2 या 2 से ज्यादा आप उनको कोड कर रहे हैं, तो पहले उसका नाम लिखना है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, जो बाद में आता है उसको बाद में कोड करना है। अब ये ऑथर थे, नाम लिखा कॉल और उसके ईयर लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये था एक स्टाइल। देखने के 2 से ज्यादा भी हैं, 3-4 भी हैं। अगर अब एक होता है कि एक ही बात डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट ईयर्स में बोली होती है। जिस तरह ये देखें, जो मैंने बात ये ऊपर सारी लिखी ना, वो 2 ऑथर्स ने डिफरेंट ईराज के अंदर बोली हुई थी, तो मैंने उनको रेफरेंस तो देने ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले का लिखूंगा रेफरेंस, कोमा, उसकी ईयर, फिर मैं ये देखिए कॉलन डाल लूंगा, ये हाइफन या कॉलन जो भी है ये डालूंगा, फिर अगला ऑथर, कोमा और उसका ईयर डाल दूंगा। अगर इससे भी ज्यादा हो जाए तो ये देखिए, एक ऑथर ने 2017 में यही बात की, दूसरे ने ये 2006 में की थी, और 3 ने इकट्ठी 2004 में बात की थी, तो मैंने उनका सबका इकट्ठा रेफरेंसेस इकट्ठा दे दिया। तो ये आपने ऐसे लिखना है। और अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑथर हों लेकिन आपने पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले उनको कोड करना हो, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, सेम तरीका है, पहले ऑथर का नाम कोमा, दूसरे ऑथर का नाम कोमा, फिर ब्रैकेट के बाद जब आपने एंड यूज करना है तो ए एंड डी वाला करेंगे। ब्रैकेट के अंदर अगर 1 से ज्यादा ऑथर आ गए हैं तो आप फिर वो सिंबॉलिक एंड यूज करेंगे। तो ये वही तरीका है, पहले ऑथर का नाम, दूसरे का नाम, एंड डाला, तीसरे का नाम, ब्रैकेट क्लोज, 2017 या 18 जो भी है। लेकिन अगर एक ही बात डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट इरा में की हुई है, फिर आप एंड नहीं, फिर आप ये वाला चीज यूज करते हैं, ये और बाकी स्टाइल सारा सेम है। तो ये बस इन टेक्स्ट रेफरेंसेस की जो है ना वो बात थी। अब एक बात आती है, मैं जो आपको चीज बताना चाहूँ कि एक ये देखो YTL 2006, ये अब क्या चीज है। अब ये होता क्या है कि अगर आपने 5, 6 या 3 या 4 ऑथर्स का पहले जिक्र कर लिया, जिस तरह मैंने ये जिक्र किया, पेरी, साउथवेल, वे, वाइट, 2006 में उन्होंने मिलकर एक पेपर लिखा और मैंने उनका रेफरेंस कोड किया हुआ है, और पहली बार तो मैंने इनको कंप्लीट लिखा है। लेकिन अगर दूसरी बार मैंने इन चारों के काम को अगेन अपने थीसिस में प्रेजेंट करना है
तो मैं जो मेजर उनका ऑथर है ना, उसके नाम के साथ ETAL लिख के साथ में सिर्फ 2006 भी लिख दूंगा तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस चीज की ETAL इस चीज की निशानी होती है कि पहले उसने ये 3 या 4 ऑथर्स को पहले कोड कर दी है, अब जस्ट उनकी मेजर जो है ना ऑथर को कोड करके सिंबॉलिकली बता रहा है। तो ये टोटल इन टेक्स्ट रेफरेंसेस का स्टाइल था। पहला मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपके पास एक ही ऑथर है और एट द एंड आप पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद उसकी बात करना चाह रहे हैं तो ये स्टाइल होगा। और अगर एक से ज्यादा आ गए आपके पास ऑथर, ये स्टाइल होगा। अगर डिफरेंट इरा में भी डिफरेंट ऑथर्स ने बात की है तो ये स्टाइल होगा। अगर पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आप कोड करना चाहते हैं तो ये स्टाइल होगा। अगर एक से ज्यादा ऑथर्स हैं और आप उनकी बात को कोड करना चाह रहे हैं पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले तो सेम स्टाइल है, बस एंड आ जाएगा और कोमा ला के आप सेपरेट कर लें। तो ये था जी इन टेक्स्ट रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू APA। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछें, फिर एट द एंड रेफरेंसेस की तरफ चलते हैं। सर ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, शुरू में भी या एंड पे लिख लें, शुरू में लिख लें ये रेफरेंस तो नहीं, आपको शुरू रेफरेंसेस बेसिकली जब आप थीसिस या रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो साथ साथ आपने अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैकअप देने के लिए इन टेक्स्ट रेफरेंसेस लिखने होते हैं। और बेसिकली इन टेक्स्ट रेफरेंसेस को ही बेस बना के आप अपने एट द एंड रेफरेंसेस लिखते हैं। अदरवाइज कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस आपका इंक्लूड नहीं होता एट द एंड, क्योंकि सारे के सारे इन टेक्स्ट ऑथर ऐसे 2006 में काम किया, कौन सा पेपर लिखा, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ। सर मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, आपने अभी डेटा एनालिसिस के, सॉरी मैं उस वक्त मिस कर दिया था कि उसमें डेटा एनालिसिस में हर टेबल से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। तो सर जैसे मेरे थीसिस के लाइक 20 क्वेश्चंस हैं और मैंने जैसे ये अनोवा टेस्ट किया है, टी टेस्ट किया है, तो हर टेबल नए पेज से स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा, लाइक हाफ पेज में ही कंप्लीट हो रहा है उसका जो। हाँ जी, मुझे पता है। एक तकरीबन 3-4 लाइन में आपका टेबल Yes, आता है, sir. 5-6 लाइन में इंटरप्रिटेशन होती है, तो हाफ Yes, को sir. पेज कवर होता है। लेकिन आपने हर टेबल ने हेडिंग 4.1 का एक पेज, 4.2 का दूसरा पेज, 3rd 4th सो ऑन, इस तरह चलेगा। ओके सर। जी, किसी का और सवाल हो कुछ? सर मैंने एक बात पूछनी थी, जितनी भी असाइनमेंट्स मैंने अभी तक सबमिट करवाई है ना, तो बाकी तो सर का जो कमेंट है वो है कि गुड एफर्ट। नीचे हर एक के साथ उन्होंने नीचे लिखा है कि प्लीज APA स्टाइल में लिखें। तो वो मैंने जितना मुझे समझ आया यूट्यूब से या जहाँ से भी मैंने समझा है, जितना उससे समझ आया उसके मुताबिक मैंने लिखा, लेकिन हर बार वो जो नंबर कटिंग होती है ना, वो नीचे यही रीजन देते हैं कि APA स्टाइल में नहीं है। चलें, अब आपको मैंने जो फॉर्मेटिंग बताई है, जो इन टेक्स्ट रेफरेंसेस बताए हैं ना, ये सारे APA के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक पॉइंट रह गया एट द एंड रेफरेंसेस, अगर वो भी आपके APA के अकॉर्डिंग होंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अभी सर आई हैव जस्ट ज्वाइंड क्लास, तो मुझे थोड़ा सा रेफरेंसेस के हवाले से बता देंगे प्लीज। अच्छा, मैं बस ब्रीफली रिपीट करूंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है। रेहान रिकॉर्डिंग कर रहा है। रेहान कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है इसको? सर मैं नुमान मलिक, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा तो ये कहाँ ठीक है ना,
नुमान साहब, आपने करना क्या है कि ये रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर करना है। हमारी क्लास के अंदर मौजूद होंगे 2 रेहान, जी एक सर। होगा रेहान गफूर, एक होगा रेहान अहमद। दोनों प्रेजेंट हैं? यस सर। ये है रेहान गफूर साहब। और रेहान अहमद किधर है? वो हमारा ओवरसीज स्टूडेंट है। चलें, शायद वो उसने ज्वाइन नहीं किया या वो कहीं होगा। तो आपने इनके साथ नुमान साहब शेयर कर देना है। ठीक है और सर। आपका काम है रेहान, एक लिंक के अंदर ये जो ईमेल आई हुई थी ना हमारी, इन सारी स्टूडेंट्स को भी थ्रू लिंक भेज दें। और जहां तक हो सके जिस जिस स्टूडेंट को चाहिए इसको जो है ना वो आप शेयर करते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो जाए। ये मैंने मेल तो सर मसूमा, आपको मैं पास चैट में मेल ऐड कर दी है, जी यहाँ से बोलिए। मुझे कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट। सर जी बच्चे, जी बोलिए। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं आपको ये बताने लगा था कि रेफरेंसेस एपीआई के अकॉर्डिंग अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ लिखने के बाद आपको पता चला कि फलाने राइटर ने इसको जो है ना पहले बात बोली हुई है, तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ऑथर का नाम लिखते हैं, कोमा डालते हैं, डेट डाल दो, ब्रैकेट क्लोज। ये एपीआई के अकॉर्डिंग रेफरेंस है। अगर आपके एक से ज्यादा ऑथर ने काम किया होगा तो फिर आप ऐसे लिखते हैं, ऑथर का नेम कोमा एंड डाला, सेकंड ऑथर का नेम और ईयर। और अगर एक ही बात डिफरेंट ऑथर्स ने बोली हो डिफरेंट इरा में, तो फिर आप उसको सेपरेट करते हैं। ये इस एक दो ऑथर्स की बात को आपने विद ईयर कोड कर दिया और साथ ही उसी बात को एक और ऑथर ने किया हुआ था जो टोबियस था 2013 में, आपने उसको भी ऐड कर दिया। ये देखे ना, एक ने 2009 में ये बात बोली, फिर इन दोनों ने 2007 में बोली हुई थी और ये पॉपहैम ने 2008 में बात बोली हुई थी। इन सबको मैंने फिर इकट्ठा एक रेफरेंस के अंदर लिख लिया और इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट रेफरेंसेस। बाकी डिटेल रिकॉर्डिंग के अंदर आपने सुन लेनी है जो भी हमने डिस्कस की है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। मैं आपको पहले रेफरेंस लिखना सिखाता हूँ, सिर्फ आप लोग 2 रेफरेंस लिखने सीख लें, आपका काम चल जाएगा। अब जब आपने अपना थीसिस लिख रहे होते हैं तो थीसिस के अंदर ये जो डिफरेंट ऑथर्स का आप हवाला देते हैं ना, रेफरेंस देते हैं, ये 2 तरह के सोर्सेज से आता है। या तो इन ऑथर्स का पेपर पब्लिश हुआ होता है, लाइक आर्टिकल पब्लिश हुआ होता है, तो उस आर्टिकल से आप डाटा उठाते हैं और अपने थीसिस में डालते हैं। फिर इन डिफरेंट ऑथर्स के नाम आते हैं और फिर आपको ये कोड करने होते हैं एट द एंड। या इन ऑथर्स की बुक से आप डाटा उठाते हैं और उनको अपने थीसिस में कोड करते हैं और उनका रेफरेंस आपने देना होता है। तो बेसिकली जो मेजर है ना, आपको जर्नल का अगर पेपर है पब्लिश हुआ हुआ किसी जर्नल में, उसका रेफरेंस कैसे देना है वो पता होना चाहिए। अगर किसी बुक से आपने डाटा लिया है ऑथर का, तो उसको किस तरह रेफरेंस लिखना है, आपको ये दोनों चीजें मस्ट पता होनी चाहिए। तो आइए जी, मैं आपको एपीआई के अकॉर्डिंग जर्नल का रेफरेंस और बुक का रेफरेंस देना सिखाता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले बात करते हैं जर्नल आर्टिकल। किसी आर्टिकल छपा हुआ किसी जर्नल में और आप चाह रहे हैं कि उसका आप रेफरेंस दे दें एट द एंड। लाइक ये देखें जी, अगर तो सिर्फ पेपर लिखता है, लो जी, मसूमा ने पेपर लिखा। मसूमा पूरा नाम बताओ। मासूमा इम्तियाज। इम्तियाज इसका सेकंड नेम है, फर्स्ट नेम है इसका मसूमा, तो सेकंड नेम पहले आपने लिखना है इम्तियाज। ठीक है, इम्तियाज डालने के बाद आपने डालना है कोमा, फिर है मसूमा। मसूमा का पूरा नहीं लिखना, फर्स्ट नाम का बस कैपिटल फर्स्ट लेटर। मसूमा इम्तियाज था, मैंने इम्तियाज कोमा मसूमा का एम बड़ा लिख लिया। आगे लगाना है डॉट, डॉट लगाने के बाद स्पेस दी और मसूमा का पेपर अभी छपा है जी 2021 में, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 2021 और आगे आपने डॉट लगा दिया। पेपर इन्होंने लिखा है जी। टॉपिक बताएं जी अपना। मसूमा टॉपिक नहीं आता आपको? सर मैं अपना बता दूं। कोई भी बता दे बच्चा अपना। इफेक्ट ऑफ बुलिंग इन schools in Multan district Multan। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ बुलिंग जी, bullying in schools in district Multan। बोल दीजिए।
डिस्ट्रिक्ट मिलता। ये ले जी, ये कोई भी इनका आर्टिकल का नेम पब्लिश है, कोई जहाँ यूनिवर्सिटी का नेम बेसिकली फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है, इसलिए ये कैपिटल होगा। तो आपने पहले ऑथर का नाम लिखा, फिर उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखी, फिर उसका जो टाइटल ऑफ दी थीसिस था या टाइटल ऑफ आर्टिकल, क्योंकि हम जर्नल की बात कर रहे हैं ना। अगर एक जर्नल के अंदर एक आर्टिकल छप गया है तो उस जर्नल को आपने रेफरेंस करना है, तो फिर आपको इस तरह ढूंढना पड़ता है, जर्नल का रेफरेंस देते हैं आप। अच्छा, ये हो गया। और टाइटल लिखने के बाद मसूमा का जो है ना वो एल्सेवियर में छप गया। सबसे बड़ा जो जर्नल है ना उनका, वो जर्नल है उनका जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, उसमें इसका आर्टिकल छप गया। तो आपने लिखा जर्नल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। और ये देखें, इसका मैंने हर लेटर कैपिटल रखा है जर्नल का, फर्स्ट लेटर, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इटैलिक में। जर्नल का नाम होगा इटैलिक में। फिर उसके बाद कोमा, उनका वॉल्यूम नंबर चल रहा होगा 8, तो मसूमा का उसमें पेपर नंबर होगा 12, वो मैंने लिख दिया, जो भी उधर दिया गया होगा। और फिर कोमा डाल के इसका पेजेस हो सकते हैं कि जहाँ पे पूरा वो थीसिस और जर्नल छपा है, तो जर्नल का पेज 45 से लेके 50 तक मसूमा का आर्टिकल है, तो वो आपने आगे पेज नंबर भी मेंशन कर दिया, और वो विदाउट इटैलिक होगा। ये बोल्ड करते तो होते हैं। ये कुछ भी बोल्ड नहीं हुआ आपके सामने। ये देखें, मैंने जर्नल का रेफरेंस देते हुए आपको 3 चीजें बताई हैं, माइंड में रखें। पहला, जो ऑथर का नाम है आपने उसका सेकंड नेम कोमा और फर्स्ट नेम का कैपिटल लेटर डाल के आगे डॉट डाल के डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो उसका आर्टिकल छपा है उसका नाम, ये देखिए सारा सेंटेंस के इसमें। फिर जर्नल का नेम आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है और इटैलिक में, फिर आपका वॉल्यूम नंबर और उसके बाद उसका आर्टिकल नंबर, वो सारा कुछ इटैलिक में होगा। कोमे के बाद उसके जो पेजेस अगर गिवन है तो वो नॉर्मल रूटीन में होंगे। अब इनको ये लेफ्ट अलाइंड होंगे, स्पेस मैंने बताया था 2 होगी, 2 स्पेस डाली आपने। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इधर जब आपने स्टार्ट किया लिखना, फर्स्ट तो स्टार्ट होगा नॉर्मली लेफ्ट से। जब अगर आपका रेफरेंस 2 या 3 लाइनों पे आ रहा है ना, तो फिर आपने क्या करना है, सेकंड लाइन को 0.5 एक्सटेंड कर लेना। अगर 3 लाइनों का भी होता तो तीसरी लाइन भी 0.5 एक्सटेंड होती, चौथी भी होती। पहली को नहीं करना, दूसरी लाइन को 0.5 एक्सटेंड करना है। और ये आपका एक जर्नल के अकॉर्डिंग इन टेक्स्ट रेफरेंस था। जो आपका इन टेक्स्ट रेफरेंस था उसका कंप्लीट रेफरेंस ये बोलते जो आप एट द एंड लिखते हैं। ये तो था जी एक ऑथर। अब हमारे पास आ जाता है मसूमा इम्तियाज के साथ रेहान गफूर ने भी उसके साथ आर्टिकल लिखा है, 2 ऑथर हो गए। पहले का नाम लिखा पूरा इसी तरह, फिर कोमा डाल लिया। कोमा डालने के बाद सेकंड ऑथर है जी, एंड डाला, रेहान गफूर है जी। रेहान में गफूर पहले आएगा, गफूर कोमा रेहान का आर, लो जी बाकी सेम है। अगर रेहान और मसूमा इम्तियाज और मलिक नुमान मलिक इन्होंने लिखा है, तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले ऐसे, फिर मलिक, नुमान का एन, ये 2 ऑथर आ गए। एंड वाले से पहले आपने एंड डालना है, उससे पहले 3 ऑथर हैं, 4 ऑथर हैं, 10 ऑथर हैं, 20 ऑथर हैं, उनको आपने पहले ये ऐसे लिख लेना है। एंड वाले से पहले आपने एंड डालना है, और फिर एट द एंड आप लिखेंगे उनकी ईयर, फिर उनका टाइटल, फिर उनका जर्नल, फिर ये इस तरह लिख के आप इजीली लिख के अपना काम चला लेंगे। जहाँ तक सर ये सवाल है तो सर ये नेम्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होंगे, लाइक इम्तियाज है, मलिक और गफूर? नहीं, इसमें होता है अकॉर्डिंग टू जो आपके इन टेक्स्ट होते हैं ना,
तो वो डेफिनेटली अगर आते जाते पहले ए वाले सारे ये देखे ना, ए में मैंने पहले ये 3 4 5 6 लोगों ने काम किया हुआ था, पर इस जर्नल में इनका जो ना पेपर पब्लिश हुआ था, ये वॉल्यूम नंबर यूनिट नंबर था, इतने पेज से उसका स्टार्ट हो रहा था। तो ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट करके सेकंड हो जाए थर्ड हो जाए, आप उनको क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देख ले, ये सारा स्टाइल अगर 3 4 5 लाइनों पे भी आता है तो आपने इसी तरह एक्सटेंड करके ये फिर आपने, ये मैंने आपको बुक का और जर्नल का तो लहदा लिखना सिखा रहा हूँ ना, लेकिन जब इन टेक्स्ट होता है आप बस ढूंढते हैं, कभी कोई बुक आ जाती है, कभी कोई जर्नल आ जाता है, तो वो मिक्सअप भी सारे लिखे होते हैं, सिर्फ आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करने हैं, ये जरूरी है। तो ये मैंने आपको जर्नल का लिखना सिखा दिया, मैं आपको लिखना सिखाता हूँ बुक का। बुक का देखें जी, बुक लिखी आप में से और कोई अपना नाम बताएगा? सायरा नसीम। मेमूना सईद। सायरा, सायरा जी सर। है सायरा दिशाम। नसीम। चलो 2 दिन नाम आ गया, नसीम के मासूम पुत्र को दसो। नसीम। सर मेरा नाम नहीं होगा, मेमूना सईद। मासूमा। चलो मेमूना सईद, सईद पहले लिख लिया मैंने, वही सेम। मेमूना का एम लिख लिया। मेमूना की बुक छप गई जी 2020 में, कोरोना के अंदर बैठ के इसने बड़ा काम किया, 2020 में बुक लिखी। ये 2020 में इस बच्ची की किताब आ गई। बुक का टाइटल था हाउ टू स्पेंड आवर फ्री टाइम, कि अपना फ्री वक्त कैसे गुजारते हैं। हाउ टू स्पेंड आवर फ्री टाइम एट होम इन कोरोना, ये बुक लिख ली बच्ची ने। अब बुक का थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि बुक का जो टाइटल होता है ना, जो भी वो अटैलिक होता है और वो सेंटेंस केस में होता है ऐसे। और इस बच्ची की बुक को पब्लिश किया इल्मी किताब बहाना ने, जो लाहौर के अंदर है, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा इल्मी किताब बहाना, इधर मैं ये डालूंगा और लाहौर में पब्लिश हुई। लो जी, तो ये था बुक का रेफरेंस, ये देखें ना, इस तरह ऑथर का नाम आ गया, उसका टाइटल आ गया आपके पास। अगर एडिशन भी है साथ, तो एडिशन भी लिख लेंगे आप। तो ये आपके पास, इधर थोड़ा सा एक चीज चेंज कर लें, तो मैं उलट लिख गया हूँ। सिटी पहले आता कि सिटी में छपी, किसने छापी वो बाद में आता है जी। ये बुक का रेफरेंस है। अच्छा सर, अब अगर हमारे प्लेगरिज्म पास भी चेक होगा? यार मास्टर का थीसिस होता है, इसमें ज्यादातर जो है ना हम नल एंड वॉइड कर देता है। जिसका हमें लगे ना कि इसने डिटो कॉपी की हुई है, और साफ साफ हमें पता चल जाता है कि बच्चों के राइटिंग स्टाइल से वो अंदरूनी चीजें दे चल जाता है, उसका हम चेक कर लेते हैं, वरना स्टूडेंट्स में थोड़ी बहुत मेहनत करते जी जनरली थीसिस में Generally जो check भी किया हम जाता ले है। रहे हैं इसमें चेक होगा? नहीं होगा आपका, क्योंकि वैसे तो 19% अलाउड होता है, लेकिन हम जो है ना बच्चों में थोड़ी राय दे देते हैं, क्योंकि नए नए होते हैं, इनको काम उतना एफिशिएंटली नहीं करना आ रहा होता, तो जस्ट उनको ये अरेंजमेंट, अच्छा काम, एनालिसिस, ये चीजें देख के ही पास आउट कर दिया जाता है। ये हो गया जी। अब अगर आपके पास बुक लिखी जी एक मासूमा, आगे केड़ी मासूमा सी, सही मासूमा सईद, क्या था नाम उनका? मेमूना सईद। मेमूना सईद, अच्छा ये सही लिखा आपने, मेमूना। इसके साथ कोई और बच्ची अपना नाम बताए। सलमा अफरीदी। सलमा अफरीदी, अफरीदी पहले आएगा, सलमा कैसा आएगा? कोई लड़का नाम बताए अपना। राशिद सलमान। सलमान पहले आ एहतिशाम। गया, राशिद, अच्छा जी एहतिशाम।
एंड ये 4 लोगों ने मिलकर ना काम कर लिया जी, बड़े मेहनती बच्चे थे ये सारे। इन्होंने, एहतशाम का पूरा नाम क्या है? एहतशाम ही है सर मेरा पूरा नाम। चलो अगर पूरा नाम एहतशाम ही है तो लो जी, मैं एहतशाम ही लिख देता हूँ बस। लो बस ये लिख लिया, इसके आगे आपने कॉमा डाल दिया। आगे उन्होंने काम किया जी 2019 में, कभी भी काम किया, उससे हमें क्या, जो उन्होंने लिखा होगा आपने लिख देना। ये टू कॉप बीएड थीसिस, उन्होंने बुक लिखी। सर 3 से ज्यादा ऑथर्स हो जाएं तो फिर एट और एल नहीं आगे लगा देते? बच्चे वो भी दिखाने लगे हो ना अभी। ये अभी 1-3 ऑथर्स अभी हुए हैं। वो मैंने पहले आपको बताया है इन टेक्स्ट में, अब इसी में भी बताता हूँ ना। एन इजी वे टू कॉप बीएड। सर अगर हम डायरेक्टली रेफरेंसेस के थ्रू कर लें वर्ड में, हाँ वो भी हो जाता है, लेकिन वो एपीएम नहीं ना होगा। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर करना पड़ता है जिसका नाम होता है, इसके अंदर ना आपको ठीक नहीं लिखा जाता। मैंने पहले एक सॉफ्टवेयर किया हुआ था, मेरे हाथ से मेरा एक्सपायर हो गया, एंड नोट नहीं है, ये देखे ना, मैं इसके अकॉर्डिंग करता होता था। लेकिन ये अभी आपसे ऊपर वाली काम है, इसको रहने दें। आप ये जो ना जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करें। उन्होंने ये किताब लिखी और इनकी पब्लिश हुई इस्लामाबाद में। सर मैंने ना मतलब थीसिस लिखा हुआ है, तो मैंने भी एंड नोट नहीं यूज किया था, मैनुअली दिए थे जैसे आप दे रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने रिपीट करने का भी कहा था कि मुझे भी गाइडेंस लेनी थी कि सेम मेथड ही यूज करना है, कुछ चेंज तो नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने आपको रिपीट करने का भी कहा था। अच्छा जी, चलें। सर हमने मंडेले यूज़ किया था उस टाइम, तो उससे हो गया था। इससे भी हो जाता है कि आप रेफरेंसेस लिखते हैं, आप रेफरेंस डालते हैं, उसकी एक्सटेंशन वर्ड के अंदर हमने ना ऐड कर ली थी, तो उससे बहुत आसानी से हो गया था। हाँ जी, लेकिन मैनुअली भी तो आना चाहिए ना सब बच्चों को, वो मैं सिखा रहा हूँ। जी जी सर। अच्छा जी, इस्लामाबाद के अंदर एंड नोट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। हाँ जी, इस्लामाबाद में पब्लिश हुई और इनकी बुक छापी ऑक्सफोर्ड में। ये लिखा गया, ये टेलिको हो जाएगा, बाकी दैट्स फाइन। अब अगर इनका एडिशन आता है, फर्स्ट एडिशन, ये फर्स्ट एडिशन भी आपने इटैलिक में करना है। अब अगर ना ये किताब लिख लेते हैं, लिखने के बाद ये रेहान को और नुमान को बोलते हैं कि हमने ना ये बुक लिखी है, इसका रिव्यू तो कर दो। इसको एडिटर होते हैं ना, जो एडिटर्स होते हैं, वो पहले बुक आती है उनको पढ़ते हैं, उनमें जो चीज़ें एडिट करने वाली होती हैं वो कर लेते हैं। कुछ जो सीक्वेंसिंग करनी ठीक होती है, कुछ लाइन अप करना होता है, हेडिंग्स देनी होती है, बोल्ड करनी होती है, पैराग्राफ ठीक करने होते हैं, उनको एडिटर्स बोला जाता है। तो ये ना 3-4 लोग जब काम करते हैं, ये बुक उनका नाम है, फर्स्ट एडिशन है, वो एडिटर भी डाल लेते हैं। अब अगर वो एडिटर नुमान और रख लेते हैं उसको, लड़का जो है रेहान, ठीक है, जब वो उनको एडिटर्स रख लेते हैं तो उन एडिटर्स का भी तो नाम आएगा। फिर उन एडिटर्स का नाम आपने कैसे लिखना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
चलो जी ये आ गया। ठीक हो गया जी। ये देखें जिस तरह ये है, जिस बंदे ने किताब लिखी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसकी पब्लिश होगी इधर इधर, उसने साथ ही जो है ना 3-4 बंदों को लिया हुआ था एडिटर, उनका भी नाम लिख के काम एंड किया। चलो मैं सिखाता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ। ये हो गए ऑथर्स, इन्होंने एडिटर रखा हुआ था। आपने इधर लिखना एडिटर्स, एडिटर्स आगे गफूर, रेहान, फिर आगे एंड वही चीज सेम तरीका, मलिक, नोमान। बस उन्होंने किया 2021 में किया या 20 में किया, आगे उनका वो 20 आ जाएगा। ये रेफरेंस पूरा हो गया। तो ये एडिटर्स भी आप जब लिखना चाहें उनका लिख सकते हैं, और अगर आप जब चाहें तो स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये वो चीजें थी जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि इन टेक्स्ट रेफरेंसेस को अगर जर्नल का है तो कैसे लिखना है, अगर वो किसी बुक का है तो वो कैसे लिखना है। तो ये अगर आपको 2-3 चीजें तरीके आते हैं और आपको पता चल गया कौन सी चीज इटैलिक करनी है, किधर मैंने कोलन डालना है, किधर मैंने कोमा डालना है, किधर मैंने डॉट डालना है, डेट कैसे लिखनी है, 2 या 3 से ऑथर जोन को कैसे रिपोर्ट करना है, उनके दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें सारी समझ आ गई हैं, इसका मतलब है कि आपका आज का सेशन ज्वाइन करने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। यहाँ तक किसी का भी सवाल है तो पूछिए, फिर मैं आपको फाइनल रिपोर्ट दिखाता हूँ। हाँ जी, ऑल फाइन। यस सर आपने वो वर्ड का बता दिया, सेटिंग किस तरीके से करेंगे, मतलब टेक्स्ट की। टेक्स्ट की मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब उसमें कितना वो जो इटैलिक होना है, या हेडिंग का क्या साइज होगा, या उसमें कितनी स्पेसिंग होगी आपस में हर चीज में। ये सारा 12 है, पूरी बॉडी 12 होती है हेडिंग्स को छोड़ के, ये भी बॉडी के अंदर ही आते हैं ना रेफरेंसेस। 12 होगा, लाइन स्पेसिंग एक और दूसरी लाइन में स्पेस होगी 12 2 की 2.0। बाकी जो सेकंड लाइन स्टार्ट होती है रेफरेंस में उसको 0.05 और 0.5 आप एक्सटेंड करते हैं। बाकी तो सारा होगी छोके है, कुछ मेरे हाथ से हाथ नहीं है इसमें बताने वाला। ये देखिए ना, ये ऑथर का नाम लिखा, उसका टाइटल लिखा, उसका जर्नल लिखा, उसका वॉल्यूम लिखा, उसके पेज लिखे, उन दोनों के दरमियान स्पेस 2 की है। ये देखें 12 साइज है, टाइम्स न्यू रोमन है और नॉन कैपिटल है। तो इस तरह आपने इसको लिख के कंप्लीट कर लेना। तो ये आपका था रेफरेंसेस को लिखने का तरीका। ठीक है सर, फाइनल रिपोर्ट यहाँ तक चले जी, फाइनल रिपोर्ट की तरफ अब चलते हैं। आज के सेशन में आपने सिर्फ रेफरेंसेस ही बताए ना करने। रेफरेंसेस बता दिए हैं, फॉर्मेटिंग जो बेसिक था ना, तो फॉर्मेट कैसे करना बस लाइन दोबारा भी होनी क्लास और है? बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ये लास्ट क्लास है आपकी। सर आपने सेशन 11 बजे स्टार्ट किया था ना? नहीं 10 बजे। हम लेट हैं। चले बस थोड़ी देर और, फिर आपका काम एंड हो जाएगा, फिर आप सोइएगा। सर ये जो 6 असाइनमेंट है इसके बाद फिर हमारा वाइवा होगा या कुछ इस तरह होगा? कुछ भी नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं। अच्छे से ये बस आप रिपोर्ट सबमिट करें आराम से। आप थीसिस मेरा हुआ था फर्स्ट मिस, सॉरी सर, थीसिस की मेरी जो फर्स्ट असाइनमेंट थी ना वो मेरी मिस हो हाँ गई जी। थी। तो उसके बाद ना मेरे पास जो लिखा हुआ था डॉक्टर नमान का नाम आ रहा था एज अ सुपरवाइजर, और उसके बाद मैंने मतलब मेरा टॉपिक नहीं फाइनल हो रहा था। फिर मैंने अपना टॉपिक डॉक्टर नमान को सेंड किया, उन्होंने नहीं मतलब 3 टॉपिक भेजने थे ना, उन्होंने नहीं कोई भी मुझे टॉपिक असाइन किया। फिर मैंने मैम सालिया को मतलब जिसको कर सकती थी उस बंदे को मैंने भेजा है, किसी ने भी मेरा टॉपिक वेरीफाई नहीं किया। फिर उसकी वजह से मेरी पहली असाइनमेंट गई, दूसरी असाइनमेंट गई,
थर्ड असाइनमेंट में तकरीबन आके मुझे ना मेरा टॉप मतलब पता लगा कि डॉक्टर रहमत है मेरे सुपरवाइजर, तो उन्होंने मेरा मतलब टॉपिक को किया। फिर फाइनल हुआ, जी ठीक जब है। तक मैंने वो इंट्रो और ये सारा कुछ लिखा तब तक मेरी फोर्थ असाइनमेंट मिस होगी। मतलब ऐसा है कि मेरी असाइनमेंट्स मिस होती नहीं, लेकिन मैं ईमेल करती रही, तो उसमें मेरा तो फॉल्ट नहीं था ना। तो मुझे तो मुझे आप किसी मिस चीज मिस के मार्क्स नहीं मिले। मैंने तो काम किया है आप सर। ऐसे करें मैडम, सालिया को एक ईमेल लिखें और उसमें बताएं सारी चीजें अपनी कि मैडम मैंने अपना काम किया है और मुझे इसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो वो होपफुली आपको करेंगे, थोड़ा ना अप्लाई कर देंगे। हालांकि मैम सारा डिसऑर्ड ना को हो। भी पता है कि मुझे सुपरवाइजर का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने ही फाइनली मुझे उन्होंने ही गाइड किया था कि आप सर रहमत, उन्होंने सर रहमत की ईमेल भेजी थी। तो अब चले मैं आप ये उनसे कहना चाह बात रही हूँ कि कीजिए। मुझे एक भी असाइनमेंट के सर मार्क्स नहीं मिले। तो मैंने जब काम भी किया है तो फिर भी ये चांस मतलब ऐसे फील होता है कि कहीं डरा मतलब फेल ही ना कर दें। नहीं बच्चे, आप उनको ईमेल भी लिखिए, ये रिपोर्ट भी अच्छी बना के भेजें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। तो अपना नाम आप बताएं, आपका नाम क्या है? सर मासूमा इम्तियाज। ठीक है, बस आपने ना उनको ईमेल लिखनी है बच्चे। मैं भी जी अगर उनसे बात करूंगा ना, देखते हैं क्या बनता है इसका। अच्छा जी, चलें ये रिपोर्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपने प्रिलिमिनरी पेजेस आपने ऐड कर दिए। सेकंड की थर्ड भी सारी मतलब मिस हो गई हैं, तो हमें फिर उसके मार्क्स नहीं मिले, तो हमारा ये क्लियर नहीं करेंगे फिर? पुत्र जी इन्हों देख लो, वो रिपोर्ट नु फिर एंड पे वाली डिस्कशन हो जाएगी। सर ये abstract में लिखना डिस्कशन होता है। सर एंड में ये एक बार रिपोर्ट देख कर लें लें सारे सब। बच्चे, फिर हम बात करते हैं। अभी हाँ, आप इसी को फाइनल कर पहले दें। आपने प्रिलिमिनरी पेजेस ऐड किए, टाइटल ऐड किए, फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा। एब्स्ट्रैक्ट के फौरन बाद आपके आते हैं ये सारी चीजें आ जाती है ना। मैं आपको नहीं, ये और चीज आप में ओपन हो गई है। सर प्रिलिमिनरी तो पेजेस जी में क्या पूरा चीजें आ thesis जाती हैं? किधर गया? वो जिसमें आपका आता है, एक मिनट, ये देखें जी, प्रिलिमिनरी पेजेस में क्या आता है। सबसे पहले आपका टाइटल आ जाएगा, फिर उसके बाद लोगो, फिर ये सारी चीजें आपने ये 2 पेजेस मैंने आपको बनाने सिखाए थे वो आ जाएंगे। 2 पेजेस के बाद फिर आपकी वो डिक्लेरेशन आती है। डिक्लेरेशन के बाद आपकी डेडिकेशन अगर किसी को करना हो तो वो आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मस्ट होनी चाहिए, वो आपने लिख लेनी है। फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। यहाँ आता है आपका लिस्ट ऑफ कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये उसका फॉर्मेट देख लें। इस फॉर्मेट के तहत आपने टेबल ऑफ कंटेंट, प्रिलिमिनरी पेजेस के फौरन बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका आया लिस्ट ऑफ कंटेंट। अब लिस्ट ऑफ कंटेंट क्या होती है? पहले आपने चैप्टर की हेडिंग दे ली, फिर टॉपिक की, फिर पेज की। चैप्टर 1 में पहली हेडिंग थी इंट्रोडक्शन की, वो पेज 1 पे आती थी। फिर जो दूसरी हेडिंग आएगी, तीसरी, छठी, एक चैप्टर के अंदर जितनी हेडिंग्स आती हैं वो आपने लिख के तो टेबल ऑफ कंटेंट में जाता है। फिर उसके बाद आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बनानी होती है। जो आप चौथे चैप्टर के अंदर 4, 5 या 10 टेबल बनाते हैं ना, तो वो भी आपने लिखना होता है। टेबल नंबर 4.1 आगे उसका टाइटल और जिस पेज पे है वो भी आपने इस तरह लिखना होता है। ये है। और अगर कोई फिगर्स ऐड किए हैं आपने, तो वो फिर पहले सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेजेस, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिर लिस्ट ऑफ कंटेंट, फिर लिस्ट ऑफ टेबल, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स। जो फिगर्स हैं आपने उनका भी ये देखिए फिगर नंबर, टाइटल और पेज नंबर ऐड करना होता है। और यहाँ से फिर आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाता है, वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये थ्रू आउट ऐसे चलता रहता है एंड तक आपका वो, ये देखिए 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया, फिर 5th होगा। 5th के बाद आपके रेफरेंसेस एंड पे लगेंगे, बिल्कुल साथ ही सब कुछ। ये रेफरेंसेस लगेंगे। जब रेफरेंसेस एंड हो जाएंगे
और एंड पे आपने जो क्वेश्चनर यूज किए हुए हैं ना, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 लिख के वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, अपेंडिसेस की हेडिंग दें, उसके बाद जो जो आपके क्वेश्चनर है एंड पे वो लगा दें। तो ये आपकी एक फाइनल रिपोर्ट थी सारी, जो प्रिलिमिनरी पेजेस से स्टार्ट हुई, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट और लिस्ट ऑफ कंटेंट, टेबल, फिगर और चैप्टर और एंड पे रेफरेंसेस। इस तरह आपने एक कंप्लीट अच्छी सी रिपोर्ट जिसमें मार्जिन, साइज, हेडिंग ऑफ दी कंटेंट, फिर बॉडी की हेडिंग, स्टाइल, टेबल का स्टाइल, हेडिंग, रेफरेंसेस के एपीए के अकॉर्डिंग सब चीजें आपने ऐसे ही सेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सर ये पीडीएफ फाइल सेंड करनी है या वर्ड की फाइल अपलोड करनी होगी एलएमएस पर? आपने वर्ड की फाइल अपलोड करनी है बच्चे। और सर ये भी सुना है कि हमें एनपीएससी के लिए सर ये जो प्लेनरी पेजेस हैं उसमें बच्चे एक टाइम में एक बच्चा क्वेश्चन पूछे। सर प्रिलिमिनरी पेजेस जरूरी हैं बहुत, मतलब ये कंपलसरी है थीसिस के लिए? यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? एग्जैक्टली, ये कंपलसरी है। सर एसपीएसएस के पेजेस हैं उनकी रोमन में काउंटिंग होगी तो नंबरिंग होगी ना? किनकी? जो स्टार्टिंग पेजेस हैं लिस्ट ऑफ पेजेस। हाँ जी, उनकी आपने देखा होगा वो रोमन में होगी, वो बॉटम में होती है और रोमन में होती है 1 2 3 4 5। और जो आपका चैप्टर स्टार्ट है ना, जब 1 से लेके 5 तक, तो उनकी जो है वो आप न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं। सर क्या मतलब, मैं आपकी बात समझा नहीं। ये देखिए जी, अब ये देख रहे हैं? जी जी देख रहा हूँ सर। जो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं ना, जो उनको आप लिखते हैं बॉटम में, और उनको टाइम्स रोमन जो है ना गिनती, उसके अंदर उनकी नंबरिंग लगाते हैं। लेकिन जो अगर आप टेक्स्ट देखें ना, जहाँ से आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है, तो उधर आप ये लेफ्ट साइड पे न्यूमेरिक फॉर्म में अपने सारी नंबरिंग करते हैं। ठीक है जी, कोई और सवाल? नेक्स्ट। तो सर ये आपने वर्ड के ऊपर सेटिंग की हुई है? हाँ, वर्ड को आप सेटिंग कर लें खुद भी, साथ साथ कहीं पे लगे तो खराब है तो आपको खुद कर लेनी होती है। मैंने आपको मेजर चीजें बता दी, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे, इंशाल्लाह ठीक होगा। नहीं सर, मैं पेज नंबर की बात कर रहा हूँ। सर 1 2 3 भी है, उससे पहले आपने प्रिलिमिनरी पेजेस जो रोमन में किए हुए ना, तो इसके वर्ड की कोई सेटिंग की हुई है? हाँ जी, इसके ऊपर आप जाएं, यूट्यूब पे लिखें हाउ टू ऐड डिफरेंट पेज नंबर्स इन वर्ड फाइल, 1.5 मिनट की वीडियो है, वो देखें, काम आपका हो जाएगा। फाइन सर ये रिसर्च पेपर जो पब्लिश करते हैं ये किस बिहाफ पे करते हैं? बहुत अच्छी रिसर्च की बिहाफ पे। कहाँ पर सर? गूगल स्कॉलर पर? नहीं बच्चे, पहले तो लिखते हैं, टॉपिक अच्छा चूज करते हैं, फिर बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ थीसिस लिखते हैं, उसमें से आपका आर्टिकल निकल के आता है, फिर डिफरेंट जो है ना आप जर्नल्स है, कोई सैकड़ों में है अब तो, उनको सबमिट करते हैं, काम हो जाता है आपका। सर जिस तरह हम लोगों का है, तो मतलब हमारी तो कोई बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है, हम लोग बेसिकली बिगिनर्स हैं, तो हमने अगर अपना पब्लिश करना हो तो हम कहाँ पर करें? कोई मतलब इस तरह का जर्नल हो जिसमें चलो हमें मोटिवेशन भी मिले और हम लोग सुपरवाइजर पे होता है ना, उसके लिए आपको सुपरवाइजर होता है, वो आपको प्रॉपरली एक एक चीज छोटे छोटे पॉइंट पे गाइड करता है और वही आपका थीसिस आर्टिकल सबमिट करता है। वो होता है प्रिंसिपल ऑथर, आप होते हैं जो है ना सेकेंडरी ऑथर, इस तरह पब्लिश होते हैं स्टार्ट के पेपर। तो सर इसमें कोई चार्जेस भी लगते हैं? अकेले भी करते रहते हैं। इसमें कोई चार्जेस भी कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, ये दोनों होते हैं, पेड भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं।
अच्छा, ये जो हाउ टू ऐड डिफरेंट पेज नंबर्स इन ए वर्ड फाइल, तो ये आपने कर लेना। ठीक है सर, ये तो हो जाएगा, नो इश्यूज। आपका किसी को और सवाल है तो इसमें पूछिए। इसमें सर ये जो पब्लिकेशन के लिए फिर किसी कॉन्फ्रेंस में अपने आप को प्रेजेंट करना होता है अपने आर्टिकल को? एग्जैक्टली, हर रोज के 10 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं। ये बड़ा काम वाल, इसी को तो रिसर्च बोलते हैं। इसी के साथ तो प्रमोशंस होती हैं प्रोफेसर्स की। इसी की बेस पे आपको बाहर के लोग उठा के लेके जाते हैं इधर से, हमारे पास आओ। यही तो बेसिक एजुकेशन का क्रक्स है, जिसको रिसर्च करनी आती है, एक्सपेरिमेंट करने आते हैं, तो वही सर सबसे बहुत ऊपर ज्यादा जाता है। एक्सपेंसिव पड़ जाता है ना, मतलब अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो कॉस्टली है, बहुत ज्यादा पड़ नहीं जाता है। नहीं नहीं, कौन से कॉस्टली यार। कई कहती हैं, कॉन्फ्रेंसेस वाले कहते हैं सानू पेपर भेजो, बस आके फ्री आप जो है ना करो प्रेजेंट। कुछ जो बड़ी इंटरनेशनल्स होती हैं वो आपको कहती हैं 2000 रुपया दो, आके पेपर प्रेजेंट करो। कोई कॉस्टली नहीं है। कुछ ऑनलाइन करवा रही होती हैं, कुछ आपको कहती हैं हमारे जो ना कंट्री आके करो, कुछ आपके कंट्री में होती है। पहले नेशनल से स्टार्ट लो, फिर इंटरनेशनल। ये बड़ा मजे का काम है। तो सर लड़कियों इसमें करना कहाँ पे होता है, मतलब ये कॉन्फ्रेंसेस का पता कहाँ से चलता है? आप जिस तरह आप लोग हैं, आप लोग को कहाँ से पता चल जाता है कॉन्फ्रेंसेस हो रही है नेशनल या इंटरनेशनल? बच्चे हम तो डेली बेसिस पे टच रहते हैं। अभी भी 3 कॉन्फ्रेंसेस में अप्लाई किया हुआ मैंने। पिछले दिनों एक नॉर्वे की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। अभी रिसेंट जो है ना एक इटली की हुई थी, वो अटेंड की है। अभी जो है ना AAOU होने वाली है श्रीलंका में, उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये आपको पता चलता रहता है, जब आप इन कामों से इन टच रहते हैं ना, तो आपका सर्कल होता है ना, एक सर्कल बन जाता है। तो वो सर्कल में इंफॉर्मेशन आती रहती है, आपको पता चलता रहता है। और सर ये सारी फ्री ये वाली होती वीडियो है? देखना है। कुछ फ्री होती है, कुछ पेड होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, 1 मिनट 57 सेकंड की है। आपका काम हो जाएगा कि डिफरेंट पेज नंबर कैसे ऐड कर। ठीक है सर, ये नेक्स्ट हो सवाल जाएगा, है। हो जाएगा सर ये। ओके जी, हाँ जी। आई थिंक सो जो हमारा मकसद था आज के सेशन का कि हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, और हाँ जी, फुट नंबर पे भी ऑल पेजेस लग जाते हैं। हम अपनी मर्जी पे लगाते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो है कि हम लगाएं उधर ही। तो बच्चे, किसी को भी सवाल है तो पूछ लें। जो हमारा मकसद था वो आज का पूरा। फुटर का भी बेटा ऐसे लगा सकते हो आप, इस तरह भी हेडर होते हैं ना, ये हेडर, इस तरह नीचे फुटर भी आ गए हैं। ये देखो, फुटर को भी वही पेज नंबर बॉटम, पहले हमने टॉप अप भी पेज लगाए थे, अब बॉटम में भी लगा सकते हो किसी को अगर जरूरत है, लेकिन बॉटम में लगाते नहीं है पेज ऐसे। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का कोई सवाल है तो पूछिए जी। सर ये प्लेनरी पेजेस जो है रोमन नंबर में, वो भी राइट अलाइंड है बॉटम में या मिडल में है? आपने जो फाइल दिखाई है उसमें वो मिडल में था। मिडल में बॉटम के ऊपर होते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट के होते हैं वो लेफ्ट पे और न्यूमेरिक में होते हैं। जो रिसर्च चैप्टर 1 ऑनवर्ड है वो नंबर्स हैं। चैप्टर 1 से लेके रेफरेंसेस और अपेंडिसेस तक वो न्यूमेरिक फॉर्म में लेफ्ट साइड टॉप होंगे। ठीक है, और प्लेनरी में मिडल में होंगे, बॉटम में रोमन नंबर्स। ये जो हाँ जी वजीहा बच्चे, आपको मैंने बताया तो है कि हाउ टू ऐड डिफरेंट पेज नंबर इन ए वर्ड फाइल। यूट्यूब से वीडियो देख लेना 1.5 मिनट की, आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। कि ना ये फिर मैंने सबमिट करवाई है, तो इसमें मुझे ना सर ने मार्क्स भी दिए हैं ना। तो अब जो 6 है इसको ओवरऑल सारी जो है ना, अभी आपने बताया कि हमने सबमिट करनी है, तो मैं क्या करूंगी फिर इसमें? अभी आपने जो 5th असाइनमेंट सबमिट की है वो किस टॉपिक पे की है? सर वो कर दी है के बारे में थी ना, तो उसमें मुझे सर ने मार्क्स भी दे दिए थे, 19 मार्क्स दिए हैं सर ने मुझे ना।
तो अब मैं 6 वाली असाइनमेंट में टॉप फर्स्ट 5 जो हैं जो मैंने की नहीं है वो कैसे करूँगी? मतलब मेरे पास तो कोई प्रॉपर सर की तरफ से अप्रूव्ड टॉपिक नहीं है ना, तो मैं वो 6 आपने असाइनमेंट फिफ्थ असाइनमेंट बच्चे आपने फिफ्थ असाइनमेंट किस टॉपिक पे बना के भेजी है? कोविड-19 इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ये बस टॉपिक। ठीक है उसी के ऊपर अपनी पहली भी असाइनमेंट कंप्लीट करो, जो मैंने प्रोसीजर बताया कंपाइल करो और भेज दो। होपफुली वो आपको क्लियर यानी कि नंबर तो देंगे क्लियर का, तो मुझे नहीं पता वो क्या करती। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके जी, चलें आज के सेशन होपफुली एंड हो गया हमारा। जो हमारा एजेंडा था जिसके अंदर फॉर्मेटिंग और रेफरेंसेस को डिस्कस करना था, हमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ भी आई होगी, और इस लिंक को जो भी ये रिकॉर्डिंग कर रहा है बच्चे सबके साथ शेयर करना और कोशिश करना कि इसी के अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट्स भेजें। इंशाल्लाह आप सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके शुक्रिया जी, सर, थैंक यू सर, मार्क पाई की आपने सर, बहुत शुक्रिया। और जो ग्रुप में है ना उसमें सेंड कर दीजिएगा ना जिसने भी रिकॉर्डिंग की है। ये ईमेल मैंने सेंड कर दी और है। मुझे रेहान बच्चे ये लेके ना मुझे जरूर सेंड कर देना ना। ठीक है सर। ये हमारे पास कोई जॉन विक, ये ईमेल सर मैंने मेंशन कर दी है, तो अभी मैं ना इसको अपलोड करके सेंड करता हूँ। जॉन विक भी आया हुआ है, जॉन शेयर करो यार। और रेहान आपने मुझे सेंड कर देनी है। और ये हमारे साथ कोई एक जॉन सर ये इंटरनेशनल एक्टर्स भी आए हुए हैं। आया हुआ है, इससे पूछो, वही मुझे नजर आ रहे हैं कुछ। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बच्चे। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच। जॉन विक, अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़।